तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में। एंड बेसिकली इस वीडियो में ना हम लोग दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक तो ये रहने वाला है कि भाई पहले तो इस आईपीओ का साइज जो है लगभग 11 साढ़े 11,000 करोड़ के आसपास रहने वाला था। अभी अचानक से घट के 9,700 करोड़ क्यों हो गया, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया जिसमें कि आप लोग यही चीज़ पूछ रहे थे मेरे से। तो यार इसका आंसर ये है कि भाई 1655 करोड़ का शेयर यानी कि 1655 करोड़ का शेयर जो है प्री आईपीओ में किसी और को दे दिया गया है। आप अगर देखोगे तो विप्रो के जो मालिक है उनको दिया गया है लगभग 200-300 करोड़ के आसपास का माल। एंड अलग अलग बड़े नामों को लगभग 1655 करोड़ का माल आईपीओ के पहले ही दे दिया गया है। लेकिन इसमें एक अच्छा बात क्या है, इसमें ना जो 1655 करोड़ से आईपीओ का साइज घटाया गया है इसका इंपैक्ट किन पे पड़ने वाला है? रिटेलर पे पड़ेगा, एचएनआईज पे पड़ेगा और क्यूआईबीज पे पड़ेगा। समझ रहे हो, उनका जो पोर्शन था वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। लेकिन ना शेयर होल्डर कोटा वाले जो लोग थे उन लोग को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी कि जो आईपीओ का साइज पहले लगभग 20 करोड़ शेयर्स का था ना, जिसका कि अराउंड 6% शेयर शेयर होल्डर कोटा वालों को दिया जाने वाला था, अभी भी 6% ही दिया जाएगा 20 करोड़ शेयर्स का, ठीक है। यानी कि शेयर होल्डर कोटा वालों को पहले भी 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स लगभग दिया जाने वाला था, जो कि 20 करोड़ शेयर्स का 6% होता है, ठीक है। एंड अभी भी उतना ही दिया जाएगा, आप लोग को टेंशन लेना ही नहीं है। तो जिन लोग को भी इसमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना था, आप लोग को बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। पहले आप लोग के लिए आईपीओ का साइज जितना रहने वाला था अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन इंपैक्ट बस रिटेल, एचएनआई और क्यूआईबीज के ऊपर पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया हूँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आईपीओ का साइज कम क्यों हो गया। असल में मैं सीधा सीधा बोलूं तो कम हुआ नहीं है, उन्होंने आईपीओ के पहले ही आईपीओ के प्राइस में दूसरे लोगों को दे दिया, तो कंपनी को तो कोई घाटा नहीं है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स थे, कंपनी उम्मीद लगाती है कि भाई ये लोग को अगर मैं शेयर दूंगी तो ये लोग धपाक से आके मार्केट में बेचेंगे नहीं, ठीक है। ये लोग थोड़ा लंबे समय तक रखेंगे, तो थोड़ा माल हम लोग इनको पहले ही दे देते हैं। एंड उसके बाद जो भी माल बच गए वो रिटेलर्स, एचएनआई, क्यूआईपीज को दिया जाएगा। लेकिन फिर से मैं बोल दूं, शेयर होल्डर कोटा को कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। पहले भी उनको 20 करोड़ शेयर्स का 1.6% रदर 6% मिलने वाला था, अभी भी 6% ही मिलेगा, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स, ठीक है। तो वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड बाकी एक कमेंट, एक तो नहीं, दो चार लोगों का कमेंट ये भी था कि भाई आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के साथ भी कंपेयर करो एसबीआई एएमसी को, तो हम लोग वो भी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करें, उसके पहले हम लोग आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कैसा क्या फंडामेंटल्स है। बिजनेस आपको पता है, वही म्यूचुअल फंड का धंधा करती है कंपनी, ठीक है। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखोगे, सब कुछ पता है, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको क्या बोला था, किसी भी एएमसी कंपनी को हमेशा मार्केट कैप टू एयूएम के हिसाब से देखना चाहिए, यानी कि उसका जो मार्केट कैप है उसके एयूएम का कितना परसेंट है, ठीक है। एंड जनरली अच्छा मतलब अंडर वैल्यूड उस एएमसी कंपनी को माना जाता है जिन लोग का मार्केट कैप उनके एयूएम का 12 या 15% के आसपास, रदर सस्ता जो है माना जाएगा जिनका मार्केट कैप एयूएम का 10% या उसके नीचे हो। मॉडरेटली वैल्यूड माना जाएगा अगर 12 से 15% के बीच में हो। अगर 15% से भी ज़्यादा है तो उस कंपनी को महंगा माना जाता है कि भाई एक बार के लिए दूर रहो, कभी वैल्यूएशन करेक्शन हुआ तो हम देखेंगे। तो हम लोग आईसीआई प्रूडेंशियल का अगर बात करें कि इसका मार्केट कैप इसके एयूएम के मुकाबले कितना है, तो अगर आप इसका टोटल एयूएम देखोगे, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे इसका जो एयूएम है वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास का है, ठीक है। तो 11 लाख करोड़ का एयूएम है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे इसका जो मार्केट कैप है वो कितना है, 1,50,000 करोड़ का है। तो एयू मतलब मार्केट कैप इसके एयूएम का कितना परसेंट हुआ, कुछ नहीं करना यार, 1,50,000 डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली क्या नंबर था, 11 लाख ही कर दो, राउंड ऑफ कर दो और क्या, डिवाइडेड बाय 11 लाख, ये कुछ, हाँ, डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100। तो अगर आप इसका देखोगे, आईसीआई प्रूडेंशियल का जो मार्केट कैप है इसके एयूएम का लगभग 13% बनता है, यानी कि ये मॉडरेटली वैल्यूड है, ना महंगा है ना सस्ता है। जैसे कि मैं आपको बोला, अगर मार्केट कैप एयूएम का 15% से ज़्यादा हो तो उसको महंगा माना जाता है। 15 से लेके 12 या फिर 10 तक भी पकड़ लो, 10 से लेके 15 तक आप बोलोगे मॉडरेटली वैल्यूड है। 10 के नीचे अगर हो तो कंपनी सस्ता है, ठीक है। तो आईसीआई प्रूडेंशियल ना महंगा है ना सस्ता है। लेकिन ना यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला ये था कि इसका जो मार्केट कैप है और इसके एयूएम का 15% बनता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एसबीआई का बात करें, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एसबीआई का एक्सप्लेनेशन दिया था, मैं वापस से एक बार देता हूँ। आपको कंपनी का बिजनेस में जाना है, आवर बिजनेस में क्लिक करके, और थोड़ा सा आप नीचे जाओगे,
एक सेकंड, यहाँ तो नहीं है, नहीं नहीं, थोड़ा सा हमको नीचे जाना है और नीचे, हाँ। तो अगर आप इनका देखोगे टोटल म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज AUM वो लगभग 12,500 बिलियन डॉलर, यानी कि आप इसको 12,50,000 करोड़ मान के चलोगे, ठीक है। इसका टोटल QAAUM हम लोग क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि टोटल QAAUM में इन लोग का ये भी आता है, ऑल्टरनेट रेदर AIF भी आता है। एंड AIF को हम लोग इसलिए नहीं, PMS एंड एडवाइजरी भी आता है इसका टोटल QAAUM में। एंड PMS एंड एडवाइजरी वाले फंड को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा रहता है ना, वो EPFO वगैरह का पैसा रहता है। अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हो किसी पब्लिक कंपनी में, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी, या अगर किसी रेपुटेड प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हो, तो आपका EPFO चलता होगा, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करके वो चलता होगा। तो यहाँ पे ये 16 ये जो आपको 16 लाख करोड़ रुपया दिख रहा है ना, ये वाला जो AUM है वो EPFO के वजह से आया। एंड हम लोग इसको क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसके ऊपर कुछ कमाई धमाई नहीं होता है SBI को, मतलब एकदम नेग्लिजिबल, समझ रहे हो। मतलब मान लो कि माचिस का एक डब्बा खरीदने जितना इनका कमाई होता है, तो इसको बैलेंस ये P&L में दिखेगा भी नहीं, इतना कम कमाई होता है, ठीक है। तो इसको कंसिडर नहीं करना है। तो SBI AMC के केस में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज AUM देखना है, ठीक है। जबकि ICI में हम लोग सबको कंसिडर करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई ICI हर जगह से पैसा कमाता है। एंड असल में हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ICI में सबको कंसिडर करेंगे, क्योंकि यार ICI के पास ना EPFO का पैसा आता ही नहीं है, ठीक है। EPFO का पैसा सिर्फ और सिर्फ SBI के पास जाता है, क्यों? SBI और UTI के पास जाता है। UTI आपको पता होगा, वो भी एक तो म्यूचुअल फंड कंपनी है, लिस्टेड भी है। इन दोनों के पास जाता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने EPFO का पैसा संभालने का जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं दो कंपनीज को दिया है। तो ICI, HDFC ऐसी कंपनीज का आपको सब कुछ कंसिडर करना है, क्योंकि भाई ये लोग हर चीज में हायर चार्जेस लेते हैं, समझ रहे हो। लेकिन SBI जो है अगर EPFO का पैसा मैनेज करता है, जो कि PMS एंड एडवाइजरी में आता है, इसमें जो है SBI ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो हिसाब से हम लोग को ये टोटल नहीं देखना, यानी कि 29 लाख करोड़ को नहीं देखना, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 12,50,000 करोड़ को देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एंड आप लोग को याद होगा कि इसके पहले जो हमने HDFC और SBI का कंपेरिजन वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बोला था कि SBI का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 1,16,000 करोड़ रखा गया है, ठीक है। तो 12,50,000 करोड़ का इसका AUM है। तो अगर आप ICI को देखोगे, तो जैसा कि मैं आपको बोला 13 पॉइंट उसका मार्केट कैप है AUM के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम लोग मान के चले कि SBI का भी मार्केट कैप अराउंड, चलो 13 पॉइंट नहीं पकड़ते हैं, 12% पकड़ लेते हैं, 12 पॉइंट तो होगा कम से कम। तो इसका 12,50,000 करोड़ को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 12% से, तो इसका जो मार्केट कैप फिर से वही 1,50,000 करोड़ बनेगा, ठीक है। तो किसी भी हिसाब से अगर आप देखोगे, बीइंग इंडस्ट्री लीडर, SBI इंडस्ट्री लीडर है, सबसे ज़्यादा AUM इसी का है, उसके बावजूद भी ये वैल्यूएशन अच्छा रखा है, ठीक है। तो मैं ICI से भी कंपेयर कर दिया, लेकिन फिर से वही वाला बात है कि अगर आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, जो कि हमने आपको पहले भी बोला था, SBI का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू HDFC एंड ICI। एंड ICI के मुकाबले भी इसका प्रॉफिटेबिलिटी 100% कम ही होने वाला है, इतना तो मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग अगर जाएँ और देखें कि इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये रहा, तो थोड़ा सा नीचे जाना है। एंड यहाँ पे अगर आप इसका P&L देखोगे, तो इनका जो नेट प्रॉफिट मैं आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, अराउंड 2400 करोड़ के आसपास का रहा है रिसेंट डेटा के हिसाब से। एंड लगभग 12 रुपये का EPS रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप ICI को देखोगे, तो ICI का जो प्रॉफिट था अगर हम लोग देखें, तो वो अराउंड रहा है 3200 करोड़ का, ठीक है। कहाँ 3200, कहाँ 2400। तो बेसिकली ICI बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो यार हम लोग अगर एक चीज़ को अपने माइंड में रखें कि ICI और HDFC SBI के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जबकि SBI बहुत ज़्यादा फंड मैनेज कर रहा है, ऐसा क्यों है? अगर ज़्यादा फंड्स है तो ऑब्वियसली ज़्यादा कमाई भी SBI का होना चाहिए, क्योंकि वो लोग फिक्स्ड फीस लेते हैं। आप देखे होगे, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, एक तो एक्सपेंस रेशियो रहता है 0.5%, 0.6%, 0.8% ऐसा। तो यार SBI इतना कम क्यों कमाता है, जबकि उसका AUM बहुत ज़्यादा है? तो भाई उसका रीज़न ये है कि SBI काम थोड़ा सस्ता में करता है। अब आप बाइफरकेशन में जाओगे कि यार SBI में ज़्यादा इंडेक्स फंड्स का वेटेज है, ज़्यादा पैसिव फंड्स का वेटेज है। पैसिव मतलब वो जो डेट वगैरह में डालते हैं ना, और आप देखोगे उसमें लोग कंसंट्रेटेड बहुत कम है, यानी कि स्मॉल कैप मिड कैप वाला में लोग कम पैसा डालें, ज़्यादातर इंडेक्स में डालें। तो भाई उतना दिमाग लगा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उतना आप अगर अंदर जाओगे तो समय का बर्बादी है। आप सिंपली म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखो, तो सिंपली अगर मैं बोलूँ, SBI जो है HDFC और ICI के मुकाबले कम फीस चार्ज करता है, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको कॉम्प्लिकेट करना हो, तब तो भाई आप देखते जाओ कि
एसबीआई अपने फंड मैनेजर्स को कितना साल में बदलता है, आईसीआई कितना साल में बदलता है, एचडीएफसी कितना साल में बदलता है, क्या एसबीआई ज़्यादा सैलरी देता है, आईसीआई एचडीएफसी कम देते हैं। इतना अगर आप बाइफर्केशन करोगे तो भाई आप कभी ज़िंदगी में कोई कंपनी ले ही नहीं पाओगे, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड सिंपली अगर मैं बोलूँ, क्योंकि एसबीआई का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कम है, तो हो सकता है कि मार्केट इसको वैल्यूएशन थोड़ा कम दे। बट अगर वैल्यूएशन कम भी दिया तो कितना कम देगा यार। अगर आप देखोगे एच डी एफ सी और आईसीआई अगर 12% और 13% में बिकते हैं, मतलब उनका एयूएम जितना है, एच डी एफ सी 12% में बिकता है, उसका मार्केट कैप उसके एयूएम का लगभग 12% है। आईसीआई को अगर आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है एयूएम का लगभग 13% बनता है। तो एसबीआई को अगर आप खराब से खराब वैल्यूएशन दोगे तब भी एसबीआई का मार्केट कैप आप कम से कम भी 11 पॉइंट तो रखोगे ना, 11 पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा। उससे कम रखोगे तब तो भाई 9 पॉइंट रख दो, 8 पॉइंट रख दो, बोल दो कि कंपनी नेगेटिव लिस्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से मान लो कि 11 पॉइंट भी अगर रहा तो 12,50,000 करोड़ इसका एयूएम है, तो 12,50,000 करोड़ का 11% कितना होता है, 1,37,000 करोड़। आईपीओ कितना में आ रहा है, 1,16,000 करोड़ के मार्केट कैप में आईपीओ आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो 20 डिवाइडेड बाय 116 इंटू 100, यानी कि मिनिमम 17 पॉइंट का अपसाइड तो दिखता ही दिखता है। लेकिन अगर उनका मैच का अगर इसको मार्केट कैप मिला तो हो सकता है कि भाई ये 1,50,000 करोड़ के मार्केट कैप तक भी पहुंच जाए। तो होने को कुछ भी हो सकता है। एंड ऊपर से अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो मार्केट में थोड़ा कोलैप्स आया है, जो 1-1.5 साल से म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बना है, तो उस वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान होकर अपने एसआईपीज बंद कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स को बेच रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एयूएम पे उसका इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो। तो आने वाले समय में अगर एयूएम ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली इनका भी कलेक्शन बढ़ेगा, तो मार्केट कैप धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ, ग्रोइंग इकोनॉमीज में अगर आपको सही वैल्यूएशन में कोई सा अच्छा एसेट मैनेजमेंट कंपनी मिल जाए ना, तो छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी अप्लाई तो 100% करना ही है, आप अप्लाई ना करने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और बस यार इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।